Good morning, student. Welcome back to Digital Classroom. In the last lecture, we discussed about the terminal oxidation, that means electron transport system. Now today I am going to start chemoosmotic theory. All right. So heading डाल दीजिए chemoosmotic theory. Chemoosmotic theory के बारे में एक बात बता दूँ. It was proposed by the Peter Michel. और इस बात के लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था. एंड ही गॉट द नोबेल प्राइज़ इन 1978 ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ NaDH एंड H+ आयन मूव इन outer chamber of mitochondria that causes the different pH across the membrane. That means it creates an electron potential across the inner mitochondrial membrane that produces proton gradient or proton motive force. उन्होंने अपने इस chemoosmotic theory से ये बताया कि किस तरह से पोटेंशियल क्रिएट होता है कहाँ पर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है. right? तो हेडिंग डाल दीजिए. नेक्स्ट, टर्मिनल ऑक्सीडेशन की जगह नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. हेडिंग डाल दीजिए ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. और ऑक्सीडेटिव phosphorylation means the synthesis of ATP in the presence of oxygen in mitochondria. That is called oxidative phosphorylation. Alright, and this is later explained by the chemoosmotic theory. तो first point लिख लीजिए. Synthesis of ATP in the presence of oxygen is known as oxidative phosphorylation. And this process is further explained by chemoosmotic theory. तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए chemoosmotic theory. और इस chemoosmotic theory को प्रपोज किया था मिस्टर पीटर मिशेल बाय पीटर मिशेल. ओके, इन्होंने ये बताया था कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है. कहाँ पर पीटर मिशेल ने ही समझाया कि किस तरह से ऑक्सीडेशन NaDH का होने के बाद जब प्रोटॉन मूव करता है अक्रॉस द माइटोकॉन्ड्रिया, उसके आउटर चैम्बर में मूव करता है, तो इसकी वजह से pH का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल बढ़ जाता है अक्रॉस द इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और इसी वजह से प्रोटॉन ग्रेडियंट यानी प्रोटॉन मोटिव फोर्स डेवलप होता है. इसको एक डायग्राम से समझते हैं. ओके, पहले हम लेयर बनाते हैं इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. दिस इज द इनर लेयर ऑफ
माइटोकॉन्ड्रिया। और यहां पर पाया जाता है F1 पार्टिकल्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो इनर मेम्ब्रेन है वो कैसी होती है, फोल्डेड होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं, और क्रिस्टी पर ही F1 पार्टिकल्स पाए जाते हैं, और इसी में ATP एज एंजाइम प्रेजेंट होता है जो ATP के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। राइट इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, हेड, स्टाक और बेस। ठीक है, दैट इज द बेस। इसको मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ थोड़ा, बेस पार्ट हो गया। Okay, and this portion is known as head. Now what happens? इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं पार्ट्स को। दिस पार्ट इज नोन एज F1, इसे हम F1 कहेंगे। इसको हम F0 कहेंगे। राइट तो जो प्रोटॉन है उसका जो चैनल है वो यहां पर होगा। प्रोटॉन का मूवमेंट देखते हैं, 2H+, okay, and this proton is moving from here to there, alright। और यहाँ पर क्या होता है कि ADP से एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड होकर ATP का फॉर्मेशन कर लेता है। So in this region F1, यहाँ पर ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से अटैच होकर ATP का फॉर्मेशन करती है, और दिस हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन मॉलिक्यूल्स रिलीज होता है, और इस एनर्जी से ATP की सिंथेसिस होती है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, यहाँ पर 2H+, राइट। Okay, now this is known as proton channel, जिसके थ्रू प्रोटॉन इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया पहुंचते हैं। इसे हम प्रोटॉन चैनल कहते हैं। दिस इज अ प्रोटॉन चैनल। एंड दिस एरिया इज नोन एज आउटर साइड, राइट। ये हिस्सा आउटर साइड कहलाएगा। आउटर साइड, okay, so this is the arrangement by which the proton channel the proton molecules move inside the F0, that is the base part, then move to the F1 part of the oxysomes, और यहाँ पर with the help of ATP ase enzyme
एटीपी की सिंथेसिस होती है, राइट। सो दिस इज इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड दिस प्रोसेस इज परफॉर्म बाय द एटीपी एज कॉम्प्लेक्स। यहाँ लिख लीजिए फिगर, सिंथेसिस ऑफ एटीपी by ATPase complex. Right? So the motive force causes the flow of proton from the outer chamber across the inner माइट्रोकैंडियल चैम्बर इनटू अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो जो ये मोटिव फोर्स है इसकी वजह से प्रोटॉन आउटर चैम्बर से क्रॉस होकर इनर चैम्बर में आते हैं और इनर जो माइट्रोकैंडियल मेम्ब्रेन है वहाँ पर आते ही मैट्रिक्स में पहुँचते हैं। तो माइट्रोकैंडियल जो मेम्ब्रेन है उसमें किस तरह का मूवमेंट होता है? द प्रोटॉन पासिस थ्रू द F0 जो बेस है से F1 पार्टिकल तक आते हैं, राइट। और यहाँ पर होता है ATPase एंजाइम जो हेल्प करता है ATP के सिंथेसिस में। तो यहाँ लिख लीजिए विद द हेल्प ऑफ ATPase एंजाइम, ATPase act on this process, right? So in this route electron transport system 3 ATP are synthesized। इस पूरे प्रोसेस में 3 ATP की सिंथेसिस होती है बाय द कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ NADH+ एंड रूट 2 ऑफ ETS ओनली 2 ATP आर सिंथेसाइज्ड। सो दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ 5 ATP। क्लियर? तो इन दो प्रोसेसेस से जिसमें ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इन दोनों को मिलाकर 5 ATP का फॉर्मेशन होता है। नाउ आई एम गोइंग टू मेकिंग अ बैलेंस शीट ऑफ ATP इन रेस्पिरेशन प्रोसेस। तो टोटल एक बैलेंस शीट बनाते हैं जिससे हमें पता चलता है कि किस प्रोसेस से कितने ATP का सिंथेसिस होता है। ऑलराइट, तो हेडिंग डाल दीजिए बैलेंस शीट ऑफ ATPs। बैलेंस शीट ऑफ ATP। ओके, फर्स्ट में आएगा स्टेज। कौन सी स्टेज पे? ये है स्टेज। नेक्स्ट, इन दिस प्रोडक्शन ऑफ ATP, प्रोडक्शन ऑफ ATP by substrate level, by substrate level, by substrate level phosphorylation। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ NADH, फॉर्मेशन ऑफ NADH एंड FADH। DH और लास्ट में लिखेंगे सिंथेसिस ऑफ ATP, synthesis of
ATP, और ATP की सिंथेसिस होती है बाय द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बाय ETS इन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ लुक एट द स्टेज। फर्स्ट स्टेज है ग्लाइकोलिसिस। यहां पर लिख लीजिए ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में कितने ATP का फॉर्मेशन होता है? टोटल 2 ATP, ओके। और कितने NADH का फॉर्मेशन होता है? 2 NADH का फॉर्मेशन होता है। और अगर ATP की बात की जाए तो 2 यहाँ से मिले और 1 से 3, एक NADH से 3, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 6 ATP। यहाँ पर टोटल कितने ATP बने? 6 ATP का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन of pyruvic acid, इस प्रोसेस में कोई भी ATP की सिंथेसिस नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ 2 NADH का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ लिख लीजिए बैक एंड सिर्फ 2 NADH, ठीक है। और दैट मीन्स टोटल कितना हो गया? तो ग्लाइकोलिसिस में 2 + 2 NADH, यहाँ पर 8 होगा क्योंकि 2 NADH इज इक्वल टू ये +2 ATP +2 ATP, टोटल हो गया 8 ATP, ओके। यहाँ पर 6 ATP क्योंकि एक NADH इज इक्वल टू 3 ATP। लास्ट में आता है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में क्या होता है? In the Krebs cycle process, there is a by the phosphorylation process 2 ATP का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर 2 ATP मिलेगा फास्फोराइलेशन मेथड से, और NADH और FADH से 6 NADH और 2 FADH से 6 from NADH and 2 from FADH, और एक NADH बराबर होता है 3 ATP। ऑलराइट, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
6 इज इक्वल टू 18 ATP जो कि NADH से मिलता है, और एक FAD इज इक्वल टू 2 ATP है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 FADH है, तो कितना हो गया 4 ATP। राइट, क्लियर। अब इन सब का टोटल कर लेते हैं, सम कर लेते हैं। ओके, तो टोटल ऑफ दिस, ओके, यहां से टोटल 4 ATP ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फॉस्फोराइलेशन। यहां से अगर टोटल कैलकुलेट किया है तो एटलीस्ट 34 ATP या फिर 32, क्योंकि 2 ATP कंज्यूम हो जाता है, और 32 ATP। ओके, अब इन सब का टोटल कर देते हैं। ओवरऑल कितने ATP बने टोटल, तो अगर 34 कंसीडर करते हैं, 34 + 4 इज इक्वल टू 38 ATP। अगर 32 कंसीडर करते हैं तो 32 + 4 इज इक्वल टू 36 ATP। राइट, तो दैट इज द टोटल आउटपुट। क्योंकि क्या होता है कि द कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्रोसेस produces at least 38 ATP. So in this way we can say one molecule glucose से 38 ATP का प्रोडक्शन होता है। ये डिपेंड करता है कि रिस्पायरेशन किस सटल सिस्टम पर बेस्ड है। ठीक है, अदरवाइज 38 से 36 ATP का प्रोडक्शन होता है ड्यूरिंग वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ऑक्सीडेशन से। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन, और ये होगी बैलेंस शीट। ओके।